हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्लास 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज की डिसीज एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से अनदर पर्सन तक कैसे ट्रांसफर होता है। दूसरा, हम आइसोलेशन के बारे में सीखेंगे एंड क्वारंटीन के बारे में। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस विल बी अवर इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी पार्ट 2 होने वाला है। ओके, तो इसमें हम अभी सीखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक या एक सरफेस से दूसरे पर्सन तक डिसीज कैसे ट्रांसमिट होता है। ओके, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बेसिकली दो मोड होते हैं। कौन से देख लीजिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए आपके पास एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा या डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मान लो कि एक पर्सन की डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट आ गया। ओके, सो दैट इज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड एंड वन इज ए इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड। ओके, तो दो ट्रांसमिशन मोड है, एक तो डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट में कौन से मोड आते हैं तो देख लीजिए। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे स्किन टू स्किन टच हो गया। ओके, दूसरा ड्रॉपलेट, जैसे अगर कोई पर्सन एक इन्फेक्शियस पर्सन नॉन इन्फेक्शियस पर्सन के सामने डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहा है, उसके जो ड्रॉपलेट्स आते हैं, ड्रॉपलेट्स इज नथिंग बट ए स्मॉल पीसेस और a small amount of your sputum which is excreted from your mouth or nose. Okay, that is your droplets. Okay, contact with soil. Okay, अगर कोई contaminated soils है तो उससे जो ट्रांसमिशन होगा दैट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट ट्रांसमिशन, बिकॉज हम डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ओके, इनोकुलेशन मतलब कि घुसना। ओके, इनोकुलेशन मतलब घुसना, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट घुस जाता है इनटू स्किन और म्यूकोसा। एंड वन इज ए ट्रांसप्लासेंटल। ओके, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, ट्रांसप्लासेंटल मतलब कि मदर टू बेबी ट्रांसमिशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लासेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन में 5 प्रकार के ट्रांसमिशन देख लिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, नेक्स्ट इज एन इनोकुलेशन एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। ओके, तो 5 प्रकार के ट्रांसमिशन हम देख लिए हैं। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में भी हमारे 5 प्रकार है। ओके, इनडायरेक्ट में एक तो होता है व्हीकल बॉर्न, सॉरी, इनडायरेक्ट में होता है व्हीकल बॉर्न। व्हीकल मतलब कि कोई तो गाड़ी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए। ओके, ये गाड़ी कौन सी हो सकती है? गाड़ी कैन बी कोई भी, जैसे कि नॉन लिविंग और लिविंग। ओके, नॉन लिविंग और लिविंग, कोई भी गाड़ी हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकती है। ओके, तो व्हीकल बॉर्न, मान लो कि अब मेरे हाथों पे कुछ बैक्टीरिया है, जो उस हाथों से मैंने फोन हॉस्पिटल का पकड़ लिया। अब मैंने फोन पे बात करके फोन वापस रख दिया, दूसरा कोई आके वापस उस फोन को पकड़ लेता है, तो मेरा जो हाथ का इंफेक्शन था फोन पे चला गया। फोन एक व्हीकल का काम करता है, जो कि दूसरे पर्सन ने आके उसी अगर फोन को पकड़ लिया, देन दिस इंफेक्शन ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन। ओके, नेक्स्ट आता है वेक्टर बॉर्न। ओके, वेक्टर बॉर्न, वेक्टर मतलब कि कोई लिविंग सब्सटेंस है यहाँ पे। ओके, वेक्टर में आपका मैकेनिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल वेक्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एन एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब एयर के द्वारा। ओके, हवा में कुछ इंफेक्शियस एजेंट कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एयरबॉर्न। ओके, एयरबॉर्न में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डस्ट आता है। नेक्स्ट आता है फोमाइट बॉर्न। ओके, फोमाइट बॉर्न एंड लास्ट वन इज योर अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स which is around 70% causing HAI। ओके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन अराउंड 70% जो है वो आपके अनक्लीन हैंड से होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, अभी हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में 2 ट्रांसमिशन देखे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमने 5 प्रकार देखे थे, इनडायरेक्ट में 5 प्रकार देखे हैं। ओके, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के सारे प्रकार हम थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में सबसे पहला हम देखेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हेडिंग लगा देना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? which means skin to skin। okay, skin to skin, mucosa to mucosa और mucosa to skin with another person।
ओके, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, स्किन टू स्किन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा या म्यूकोसा टू स्किन, ये कांटेक्ट में आया हुआ है। ओके, डायरेक्ट एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ इंफेक्शियस एजेंट। ओके, मान लो एक निडल स्टिक इंजरी है, अगर कोई एचआईवी पेशेंट की निडल स्टिक होती है तो ये एचआईवी के वायरस की एक खासियत है। ओके, तो ये वायरस हवा में हम अगर 1 सेकंड के 100 टुकड़े करें और उस 100 टुकड़े में से जो छठा टुकड़ा आता है उतनी समय तक ओनली हवा में ये जो एचआईवी का वायरस है वो जिंदा रह सकता है। तो एचआईवी होने के चांसेस कम है। ओके, चांसेस कम है। ओके, तो हम क्या, अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट आ गया तो उसको हवा में जिंदा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर नीडल स्टिक इंजरी है तो एचआईवी के चांसेस कम होते हैं। ओके, चांसेस कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट, बाय टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स और कंटिन्यूड क्लोज कांटेक्ट। ओके, अगर कंटिन्यू क्लोज कांटेक्ट आ रहा है, किसिंग, टचिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि हमने क्या बोला है, स्किन टू स्किन या म्यूकोसा टू म्यूकोसा। ओके, नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स लार्जर डोज ऑफ इन्फेक्शन। ओके, लार्जर डोज ऑफ इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जा सकता है। इसमें कौन सी डिसीज आती है, तो जैसे एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एड्स, लेप्रोसी, लेप्टोस्पायरोसिस एंड आई इन्फेक्शन। So these are in examples of direct contact infections. Next we will see what are the infections that can transfer by soils. तो सॉइल से मिट्टी से कौन से इन्फेक्शन हो गए, माइकोसिस, हुकवर्म इन्फेक्शन एंड टिटेनस। ओके, माइकोसिस, हुकवर्म इन्फेक्शंस एंड टिटेनस। नेक्स्ट, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब इनटू द स्किन, मतलब स्किन के अंदर घुस जाना। ओके, दैट इज इनटू द स्किन और म्यूकोसा के अंदर घुस जाना, जैसे कि निडल स्टिक इंजरी हो गया, एनिमल बाइट। ओके, जिसकी वजह से रेबीज हो सकता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट जो कि हवा में, अगर जो हमारा रेस्पिरेटरी म्यूकस है, अगर वो हवा में 10 टू अप टू 30 टू 60 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, ये ड्रॉपलेट। ओके, जिसकी साइज अराउंड 10 मिलीमीटर होती है एंड इट कैन एंटर्स टू द नोज बट कैन नॉट गोज टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में यही दो फर्क है। ओके, कि उसकी जो साइज है, ड्रॉपलेट की जो साइज होती है वो अराउंड 10 मिलीमीटर होती है, बट एयरबॉर्न के अंदर आपकी साइज जो है वो 5 टू 10 mm होगी। ओके, 5 टू 10 mm होगी। तो अगर ड्रॉपलेट है तो बड़ा वाला ड्रॉपलेट है, और एयरबॉर्न में आपका छोटा न्यूक्लियाई होगा। ओके, क्लियर है सबको। ओके, नाउ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मीजल्स, टीबी एंड इन्फ्लुएंजा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। नाउ एयरबॉर्न में आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जाते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि साइज छोटी है इसलिए हवा में भी ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक भी जा सकते हैं। ड्रॉपलेट में हमने क्या बोला है कि only enters to the nose. Okay, only enters to the nose. Okay, and infect URT. Okay, upper respiratory tract को infect कर सकते हैं। क्लियर है। Now we will see the transplacental. Transplacental मतलब mother to baby. Okay, mother to baby जो infection transfer हो रहे हैं, that is ट्रांसप्लासेंटल। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ओके, कि फर्स्ट ट्राइमिस्टर में, मदर की फर्स्ट ट्राइमिस्टर में मोस्ट कॉमन डिसीज कौन सा हो सकता है या ट्रांसप्लासेंटली पाया जा सकता है, दैट इज योर रूबेला। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, सेकंड ट्राइमिस्टर में पार्वोवायरस, थर्ड ट्राइमिस्टर में मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन है सिफाइलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सीएमवी दैट इज साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस बी। ओके, तो दीज इन्फेक्शंस ट्रांसफर ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमिस्टर। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ओके, ड्यूरिंग योर डिलीवरी के टाइम पे हेपेटाइटिस सी, हर्पिस एंड एचआईवी। व्हाई? बिकॉज इनका डायरेक्ट अगर कांटेक्ट आ गया, क्योंकि एचआईवी के बारे में मैंने बताया कि 1 सेकंड के 100 टुकड़े करो, 100 में से जो छठा टुकड़ा होगा उतनी देर तक ही एचआईवी का वायरस हवा में जिंदा रह सकता है। ओके, दैट इज व्हाई ड्यूरिंग डिलीवरी डायरेक्ट कांटेक्ट आ सकता है ब्लड के अंदर, दैट इज व्हाई
ड्यूरिंग डिलीवरी HIV होने के चांसेस भी ज्यादा है अगर मदर में HIV है तो। ओके, नाउ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ओके, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम कोई केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, जैसे कि थैलिडोमाइड। ओके, थैलिडोमाइड, अब ये थैलिडोमाइड ड्रग है, एक ड्रग है, अगर हम ये ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं, ओके, तो लिख लीजिए थैलिडोमाइड जो ड्रग है, ये ड्रग अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, तो इससे बच्चे के जो लिम्ब है, ये लिम्ब जो है बच्चे के शॉर्ट हो जाते हैं। ओके, लिम्ब जो है बच्चों के शॉर्ट हो जाते हैं थैलिडोमाइड से। ओके, नेक्स्ट इज स्टिलबेस्ट्रॉल। ओके, स्टिलबेस्ट्रॉल, इससे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हमने ये स्टिलबेस्ट्रॉल ले लिया तो मदर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस। ओके, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस अप टू 30% इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान स्टिलबेस्ट्रॉल ड्रग ले लिया तो मदर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ब्रेस्ट जो है वो आपका प्रोलिफरेटिव स्टेज में होता है। प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्यों होता है? बिकॉज इट रिक्वायर्स मिल्क डक्ट टू प्रोड्यूस मिल्क। ओके, मिल्क डक्ट बनने और मिल्क डक्ट बनते रहते हैं। ओके, दैट इज व्हाई अगर हम ये स्टिलबेस्ट्रॉल ड्रग लेते हैं तो प्रेगनेंसी में जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अभी हमने डायरेक्ट देख लिया था, अब इनडायरेक्ट में देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट में आपका फोमाइट बॉर्न। ओके, फोमाइट मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस, जो जिंदा नहीं है। जैसे मैंने हॉस्पिटल का फोन बताया था, ओके, जिंदा नहीं है लेकिन कैन ट्रांसफर इंफेक्शन टू द अनदर पर्सन। नाउ इट डज नॉट इंक्लूड वाटर, एयर, फूड एंड फ्लूइड्स। ओके, तो इसमें फोमाइट में ये नहीं आता है, नॉन लिविंग हार्ड सब्सटेंसेस कह सकते हैं हम। ओके, सो ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इस फोमाइट से हो सकते हैं। नाउ एयरबॉर्न में इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। मान लो एक पर्सन ने स्नीज कर दिया तो एयरबॉर्न के इंफेक्शंस क्या है कि हवा में कुछ देर तक रह सकते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाई एयरबॉर्न also can transfer infection to the another person. Droplet nuclei. Okay, droplet nuclei, that is dried residues of drop. Okay, dry residues of drops. Next, this droplet nuclei can travel to long distance around 30 to 60 सेंटीमीटर बोला है मैंने आपको, अराउंड 30 टू 60 सेंटीमीटर ये ट्रांसफर कर सकता है। साइज 1 से 10 माइक्रोन तक हो सकती है। ट्रांसमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ये इसके एग्जांपल्स है, टीबी, पर्टुसिस एंड डिप्थीरिया। डस्ट के द्वारा भी इंफेक्शन हो सकता है, दैट इज माइकोसिस एंड बैक्टीरियल डिसीज इंफेक्शन। नेक्स्ट आते हैं व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न, एक गाड़ी चाहिए इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए। गाड़ी कौन सी हो सकती है? वो मर्सिडीज हो सकती है या आपकी सिंपल BMW हो सकती है। वो गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी आपकी वाटर है, फूड है, फ्लूइड है, ब्लड, प्लाज्मा और सीरम, ये कोई भी व्हीकल हो सकती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हीकल बॉर्न। ओके, तो इसमें आपका वाटर आ सकता है, फूड, फ्लूइड। ओके, तो वाटर में मान लो जैसे अगर कोई एक इन्फेक्शियस वाटर पेशेंट ने पी लिया है, ओके, तो उसमें पेशेंट को टाइफॉइड होने के चांसेस है। ओके, टाइफॉइड होने के चांसेस है, उसमें पेशेंट को कोलेरा होने के चांसेस है। ओके, पेशेंट में कोलेरा होने के चांसेस है। ओके, तो ऐसे आपका अलग अलग व्हीकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फिको ओरल ट्रांसमिशन। ओके, फिको ओरल ट्रांसमिशन हो गया, टाइफॉइड, कोलेरा, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, हेपेटाइटिस ए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि हेपेटाइटिस ए का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ओके, एमओटी क्या है? हेपेटाइटिस ए का एमओटी क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपका फिको ओरल ट्रांसमिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हमने देखा फोमाइट बॉर्न इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, फोमाइट बॉर्न, एयरबॉर्न एंड व्हीकल बॉर्न। अब हम देखेंगे ब्लड बॉर्न। ब्लड बॉर्न में ट्रिपल एच याद रखना है। ओके, ट्रिपल एच। ओके, ट्रिपल एच क्या है? आपका HIV आता है, देन हेपेटाइटिस बी आता है, हेपेटाइटिस बी आता है एंड HCV आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफेक्शन जो कि ब्लड बॉर्न है। ओके, ब्लड बॉर्न है। ओके, ट्रिपल एच याद रख लेना। नेक्स्ट, अनक्लीन हैंड्स, जो कि अराउंड 70% हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दैट इज व्हाई हम हमेशा कहते हैं कि ड्यूरिंग और इन बिटवीन कॉन्टेक्ट विद पेशेंट हमें एटलीस्ट हैंड रबिंग करनी ही चाहिए। ओके,
डायरियल डिसीज जिससे ज्यादा होते हैं अनक्लीन हैंड से। ओके, तो अभी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन देख लिया। नाउ वी विल सी अबाउट द वेक्टर। ओके, वेक्टर दो प्रकार के हैं। ओके, एक तो वेक्टर होता है इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकंड वेक्टर है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर, वर्टिब्रा नाम में ही है सर, वर्टिब्रा जिनके अंदर जो स्पाइन है वो अब्सेंट है। ओके, या जो वर्टिब्रे है वो अब्सेंट है, उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ओके, और वर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर स्पाइन प्रेजेंट है। ओके, या फिर स्पाइन जो वर्टिब्रा है वो प्रेजेंट है, जैसे कि माइस हो गया, रोडेंट हो गया, बैट्स एंड एनिमल्स हो गए। ओके, वेक्टर्स को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। ओके, तो नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन चेन ऑफ वेक्टर। वेक्टर से कैसे ट्रांसमिट होता है। ओके, तो वेक्टर में देख लीजिए, मैन एंड इनवर्टिब्रेट होस्ट। मैन एंड इनवर्टिब्रेट, मान लो मैन एंड लाउस, मैन एंड लाउस हो सकता है, मैन एंड माइट्स हो सकता है। ओके, तो ये इनवर्टिब्रेट होस्ट है। ओके, मैन एंड इनवर्टिब्रेट होस्ट। होस्ट मतलब कौन, कि उसमें, होस्ट मतलब जिसमें इंफेक्शन होने वाला है वह। ओके, तो मान लेते हैं मलेरिया। मलेरिया, मैन इज man is a host for the malaria, and anthropods can travel or use as a vector to travel again another person. Okay, तो एंथ्रोपॉड क्या हो गया हमारा यहाँ पे, वेक्टर हो गया, कि एक पर्सन से दूसरे पेशेंट तक डिसीज ट्रांसमिशन करता है। ओके, नेक्स्ट है सिस्टोसोमियासिस, मैन, स्नेल एंड अगेन मैन। ओके, मान लो एक मैन के अंदर सिस्टोसोमियासिस का ऑर्गेनिज्म है, तो ये स्नेल क्या करती है, वेक्टर का काम करती है टू ट्रांसफर द इंफेक्शन टू द अनदर पर्सन। नाउ वर्टिब्रेट होस्ट, वर्टिब्रेट इज अ होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट एंड देन मैन। ओके, तो प्लेग, फॉर एग्जांपल प्लेग का होस्ट कौन है, तो रैट है। ओके, और वेक्टर का काम कौन करता है, एंथ्रोपॉड करता है, एंड इट कैन ट्रांसफर टू द ह्यूमन। ओके, तो प्लेग का समझ में आ गया, रैट इज अ होस्ट, एंथ्रोपॉड उसको व्हीकल वेक्टर का काम करता है, एंड ट्रांसफर इंफेक्शन टू द अनदर होस्ट। ओके, ट्रांसफर इंफेक्शन टू द अनदर होस्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन एंड टू इंटरमीडिएट होस्ट, दो गाड़ी बदलनी पड़ती है। ओके, कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल फिश टेपवर्म में। ओके, ह्यूमन, उसके बाद साइक्लोप्स आती है। साइक्लोप्स मैंने बताया था आपको, एक आंख वाले जीवाणु। ओके, उसको हम साइक्लोप्स कहते हैं। तो ह्यूमन से साइक्लोप्स में जाता है, फिर फिश में जाता है, एंड देन ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है। तो इसका मतलब क्या, कि उस गांव में जाने के लिए दो गाड़ी बदलनी पड़ेगी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, क्लोनोर्किक स्नेंसेस। ओके, सो दिस इज एन ह्यूमन, स्नेल, फिश एंड अगेन ह्यूमन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वी विल सी द बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में अब यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में आपका तीन प्रकार आता है। एक होता है प्रोपेगेटिव, दूसरा है साइक्लो डेवलपमेंटल, एंड थर्ड वन इज योर साइक्लो प्रोपेगेटिव। ओके, प्रोपेगेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल एंड साइक्लो प्रोपेगेटिव। ओके, प्रोपेगेशन का नाम से क्या याद आता है, प्रोपेगेशन। ओके, प्रोपेगेशन मतलब इंक्रीज इन द नंबर। ओके, या फिर मल्टीप्लाई होना। ओके, मल्टीप्लाई होना, मान लो एक वेक्टर है। ओके, या फिर एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म एक वेक्टर पे बैठ गया। अब ये बैठने के बाद क्या करेगा, उसी में उसका घर बना देगा, उसी वेक्टर में उसका घर बनाएगा, और उसकी जो फैमिली है उसको बढ़ाते रहेगा। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एन प्रोपेगेशन। ओके, कि एक ऑर्गेनिज्म का नंबर में चेंज होना, नंबर में चेंज होना, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। एक ऑर्गेनिज्म अगर अपनी नंबर में चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज ए प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। ओके, प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल प्लेग। क्लियर है, प्लेग क्या करेगा, वाटर में जाके क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, और अगर वो इंसान ने पानी पी लिया, गंदा पानी पी लिया, देन प्लेग कैन ट्रांसमिट टू द अनदर पर्सन। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, साइक्लो डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट मतलब क्या, कि हमारी बॉडी का विकास होना, नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लो डेवलपमेंटल। यहां पे ओनली शेप, साइज
एंड स्टेज यहाँ पे चेंज होगी। ओके, शेप, साइज एंड स्टेज चेंज होगी। थर्ड वन इज योर साइक्लोप्रोपेगेटिव। साइक्लो और प्रोपेगेटिव हमने देखा था साइक्लो डेवलपमेंट में शेप साइज और स्टेज चेंज हो गई। प्रोपेगेटिव में नंबर चेंज हो गया, बट अब यहाँ पे दोनों भी होगा कि शेप साइज और स्टेज भी चेंज होगी, प्लस यहाँ पे नंबर भी बढ़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेगेटिव। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म का नंबर और जो है स्टेज या साइज बढ़ रही है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इट इज एन साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। अब अगला ट्रांसमिशन देखते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के अंदर हम ट्रांसओवेरियन, ओके, ट्रांसओवेरियन या इसको हम कह सकते हैं ट्रांसओवल, ओके, ट्रांसओवल या ट्रांसओवेरियन, ओके, जिसमें ट्रांसमिशन फ्रॉम वन parent to the offspring, okay, via ovaries, okay, parent to offspring via ovaries, that is why it is called as a transovarian, okay. तो infected ticks that adult can be non infected, but उसके eggs जो है वो eggs infected होते हैं और ये egg क्या करते हैं, लार्वा के फॉर्म में अनदर पर्सन के अंदर इन्फेक्ट करते हैं, अनदर पर्सन के अंदर घुस के ये इन्फेक्शन का काम करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आता है ट्रांसस्टेडियल। ओके, ट्रांसस्टेडियल, तो ट्रांसस्टेडियल में आपका इन्फेक्टेड फीमेल जो है, इन्फेक्टेड, ट्रांसस्टेडियल का मतलब क्या है कि इट ऑकर्स व्हेन अ पैथोजन रिमेन विद द वेक्टर्स फ्रॉम वन लाइफ स्टेज, ओके, वन लाइफ स्टेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसस्टेडियल। मतलब एक स्टेज के अंदर ये पूरी स्टेज में अपना एक वेक्टर के अंदर रहेगा। ओके, देन ओनली ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन। ओके, क्लियर है सभी को। ट्रांसस्टेडियल एंड ट्रांसओवेरियन इन्फेक्शन। ओके, नाउ वी विल सी द टाइमलाइन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जनरेशन टाइम क्या होता है एंड सीरियल इंटरवल, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। ओके, तो व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब से एक ऑर्गेनिज्म, याद रख लीजिए, ध्यान से सुनिए, जब आपकी बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म आता है तब से लेकर फर्स्ट साइन और सिम्टम्स, मान लो मेरी बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म आ गया, उस ऑर्गेनिज्म आज आ गया और मुझे 2 दिन के बाद अगर बुखार आता है, देन दिस इज 2 days इज माय इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आने से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स मिलने तक ये है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट आता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम मतलब एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम, कि ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में तो आ गया लेकिन तुरंत वह दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, पहले खुद को अपना डेवलप कर लेगा, इतना ताकतवर बना लेगा कि वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शियस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सीरियल इंटरवल। सीरियल इंटरवल मतलब कि टाइम इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस। ओके, कि अभी मान लो आज एक पर्सन को इन्फेक्शन हो गया, वह पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन होने तक कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीरियल इंटरवल। क्लियर है नाउ। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा जो मोड है या कौन सा वेक्टर जो है वो कौन सा डिसीज कॉज कर सकता है। ओके, तो जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से एसटीडी, लेप्रोसी, लेप्टोस्पायरोसिस, डायरिया इन्फेक्शन हो सकता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन से या डायरेक्ट कांटेक्ट से। ओके, तो एसटीडी जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एसटीडी हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर लेप्रोसी वाले पेशेंट में आ गए तो लेप्रोसी ट्रांसमिट हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस एंड डायरिया इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट कैसे ट्रांसमिट होंगे? ओके, तो ड्रॉपलेट अगर एक पर्सन ने स्नीज कर दिया तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है कुछ हवा में कुछ देर तक रुकेंगे और ये दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सॉइल से टिटेनस और हुकवर्म इन्फेक्शन हो सकते हैं। इनोकुलेशन मतलब बॉडी में घुसना, जैसे कि कोई कुत्ते ने काट लिया तो ये इनोकुलेट करेगा रेबीज का वायरस इनटू द अनदर पर्सन्स बॉडी। ओके, या हेपेटाइटिस बी। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कि मदर टू बेबी ट्रांसमिट होता है, दैट इज HIV, टॉर्च एंड सिफाइलिस। ये प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली
ट्रांसमिट होते हैं। ओके, इनडायरेक्ट में आपके 5 एप्स आते हैं। ओके, इनडायरेक्ट में 5 एप्स आते हैं। ये व्हाट इज 5 एप्स? तो ये 5 एप्स में आप याद रख लेना, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए फ्लूइड्स नंबर 1 इज योर फ्लूइड्स, दूसरा है फील्ड्स, तीसरा है आपका फ्लाइज, ये इनडायरेक्ट है। ओके, फोर्थ इज योर फिंगर्स एंड फिफ्थ वन इज द पीसेस। ओके, तो ये 5F आपको याद रखने हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए। क्लियर है? व्हाट आर द 5 Fs? फ्लूइड, फील्ड, फ्लाइज, फिंगर्स एंड फीसेस। ओके, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, एयरबॉर्न में आता है टीबी, वेरिसेला, मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न में वेक्टर चाहिए। ओके, तो वेक्टर में डेंगू हो सकता है, ओके, MFD हो सकता है, टेपवर्म हो सकता है, सिस्टोसोमियासिस हो सकता है। व्हीकल, कोई व्हीकल चाहिए आपको। कौन सी व्हीकल देखी थी हमने? वाटर देखा था, सॉइल देखा था। ओके, तो दैट आर व्हीकल्स, तो जिससे एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, कोलेरा, पोलियो, फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, सिफाइलिस, हेपेटाइटिस बी, ये व्हीकल के द्वारा हो सकते हैं। फोमाइट जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फोमाइट आता है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफेक्शन इंक्लूडेड है। क्लियर सभी को यहां तक? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी द इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड हमने बोला था कि आपका जो है कौन सी डिसीज में कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके, तो चिकन पॉक्स के अंदर 10 to 21 डेज, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको इस टेबल को याद रखना है। चिकन पॉक्स में 10 to 21 डेज है, मिजल्स के अंदर 8 to 12 डेज है, रेजियोला ओके दैट इज 9 to 10 डेज, रुबेला जर्मन मिजल जिसका 14 to 21 डेज है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा 1 to 3 डेज, मोस्ट URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 2 से 5 दिन तक। ओके, इतना चीज याद नहीं रहती है, ये तो याद रह सकता है। ऑल इन्फेक्शंस का इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 7 to 14 डेज होता है। ओके, 7 to 14 डेज के बीच में इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बट अगर इतना याद नहीं रहता है तो 7 से 14 दिन तो याद रहना ही है। ओके, जायरडिया आपका 7 से 28 दिन तक, हेपेटाइटिस A 15 से 50 दिन तक। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ डिसीज जो कि इरिदेमा इन्फेक्शियोसम कहते हैं हम इसको। ओके, दैट इज फिफ्थ डिसीज, 4 से 14 दिन तक। हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज में 3 से 6 दिन तक। इम्पेटिगो ओके, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस से होता है। ओके, स्किन डिसीज है 7 दिन तक। लाइस का इन्फेक्शन 2 से 5 दिन तक, और स्केबीज का 30 से 45 दिन तक। ओके, ये इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। ओके, अभी हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिए, अब हम देखेंगे आइसोलेशन। ओके, आइसोलेट करना मतलब एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। ओके, सो इट मींस रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ मूवमेंट ऑफ ए डिसीज और सिक पर्सन। ओके, डिसीज और सिक पर्सन को अलग कर देना। ओके, इसको हम आइसोलेट कहेंगे। अब हम क्वारंटीन किसको कहेंगे? क्वारंटीन में डिसीज पर्सन नहीं है, पर्सन में डिसीज हुआ नहीं है, बट होने की संभावना हो सकती है, डिसीज नहीं हुआ है। ओके, तो उस पेशेंट को अगर अलग करेंगे तो अब हम उसको क्वारंटीन कहेंगे। तो यही मेन डिफरेंस है। आइसोलेशन में डिसीज पर्सन, जिसको रोग हुआ है उसको अलग कर देंगे, जिसको नहीं हुआ है फिर भी अलग कर देते हैं, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ टू रिमेन दैट डिसीज टू बी ट्रैप, उसको हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्वारंटीन। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ डिसीज पर्सन टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ओके, टू द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ओके, इसमें आपका कौन से डिसीज में इफेक्टिव है, कौन से डिसीज में नॉन इफेक्टिव है। तो आइसोलेशन कौन सा डिसीज में इफेक्टिव है? तो रेस्पिरेटरी एंड स्किन इंफेक्शन में, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस में, ओके, और डिप्थेरिया एंड चिकन पॉक्स में ये आपका इफेक्टिव है आइसोलेशन। मान लो इन्फ्लुएंजा हो गया पेशेंट को, तो अराउंड 7 to 10 डेज हम उस पेशेंट को आइसोलेट में कर देते हैं। ओके, डिप्थेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया,
नेक्स्ट नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इफेक्टिव, कौन से डिसीज में इफेक्टिव नहीं है? मम्स में, टाइफॉइड में और हेपेटाइटिस ए में। अगर मान लो एक पर्सन को हेपेटाइटिस ए हो गया, इसको आइसोलेट करके कुछ फायदा नहीं है। ओके, इसको आइसोलेट करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फीको ओरल से ट्रांसमिट होता है, फीको ओरल से ट्रांसमिशन इसका होता है। ओके, दैट इज व्हाई हमें ये इट इज नॉट नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस ए। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आइसोलेशन, अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आइसोलेशन आपका हेपेटाइटिस ए में काम आ सकता है। ओके, तो शिगेलोसिस, साल्मोनेलोसिस, न्यूमोनिक प्लेग, ओके, जो कि 5 से 7 दिन तक आइसोलेट करना है। ब्यूबोनिक प्लेग, जिसको 7 से 10 दिन तक आइसोलेट करना है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल आइसोलेशन। केमिकल आइसोलेशन मतलब कि कुछ केमिकल यूज करके उस डिसीज का ट्रांसमिशन या उस पर्सन से जो डिसीज ट्रांसमिशन है उसको रोका जा सकता है। जैसे कि टीबी का जो स्पुटम है उसको हम केमिकल जो है आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि टीबी का जो स्पुटम है उसको हम हाइपोक्लोराइड में, ओके, 1% हाइपोक्लोराइड में डाल के अगर उसको 30 मिनट रोक दे तो ये टीबी का जो स्पुटम है उसको हम बाहर जो नॉर्मल वाटर है उसमें भी फेंक सकते हैं, बट उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके, क्लियर है? नाउ कॉन्टेक्ट ऑफ स्वाइन फ्लू पेशेंट्स रिंग आइसोलेशन करते हैं या रिंग इम्यूनाइजेशन करते हैं? ये नई टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन बनेगा। ओके, रिंग आइसोलेशन या रिंग इम्यूनाइजेशन। रिंग क्या होती है? एक गोलाकार, इसको रिंग कह सकते हैं। तो रिंग आइसोलेशन, मान लो यहाँ पे एक इन्फेक्शियस डिसीज पर्सन था और इस पर्सन के कांटेक्ट में कम से कम 10-15 लोग आ गए। ओके, तो जितने लोग कांटेक्ट में आ गए इन सबको रिंग करके इन सबको आइसोलेट करके हम उनको इम्यूनाइज कर देंगे, ताकि ये डिसीज जो है वो और पर्सन के अंदर ट्रांसमिट ना हो। तो दैट इज कॉल्ड एज रिंग आइसोलेशन। ओके, कि जितने भी पर्सन कांटेक्ट में आ गए उनको हम इम्यूनाइज कर देंगे या आइसोलेट कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज रिंग आइसोलेशन। तो प्लेग के 3 प्रकार है। अभी हमने ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग देखा था। एक होता है सेप्टिसेमिक प्लेग। ओके, तो न्यूमोनिक प्लेग विच इज प्लेग इज अटैक्ड टू द लंग्स। ओके, लंग्स को अगर अटैक कर दिया, न्यूमोनिक प्लेग। ओके, न्यूमोनिया से लंग्स याद आते हैं, तो न्यूमोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग विच अटैक टू द लिम्फ नोड एंड कॉज लार्ज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। ओके, नेक्स्ट आता है सेप्टिसेमिक, जो कि ब्लड स्ट्रीम को अटैक करता है। ओके, so these are 3 types of plague। नेक्स्ट, अभी हमने आइसोलेशन देखा, अब क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब क्या कहा था मैंने कि एक पर्सन जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, ओके, हेल्दी पॉपुलेशन में भी हमें एक्सपोजर से बचाना है। क्या है कि हमें एक्सपोजर से बचाना है। ओके, मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इन अ हेल्दी, अपरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन। ओके, टू प्रिवेंट एक्सपोजर। ओके, एक्सपोजर से हमें प्रिवेंट करना है। ओके, तो ये है आपका क्वारंटीन, मेन डिफरेंस है। अब कितने दिन तक? तो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक हमें क्वारंटीन करना है, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, मान लो एक पर्सन का, ये एक पर्सन था, ये पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जस्ट आया था, उसमें डिसीज नहीं हुआ है, तो इस पर्सन को हम क्या करेंगे? क्वारंटीन करेंगे। क्वारंटीन करेंगे कितने दिन तक? तो टू द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक हम क्या करेंगे? इसको क्वारंटीन कर देंगे। क्लियर है? ओके, फॉर एग्जांपल जीका में, इबोला में और कोविड-19 में हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया था। नेक्स्ट, फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, तो जैसे कि मिजल्स, स्वाइन फ्लू, इसमें भी हम क्वारंटीन करते हैं। ओके, नाउ डिसीज और ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन, कितने ड्यूरेशन तक आइसोलेट करना है, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ये जो चिकन पॉक्स के लिए रिपीटेड क्वेश्चन आता है यहाँ से कि चिकन पॉक्स को कब तक आइसोलेट करना है। ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स हो गया तो महीना भर उसको ऐसे ही रखेंगे, नहीं, हम उसको अंटिल ऑल लीजन आर क्रस्टेड, जो लीजन बनते हैं चिकन पॉक्स के अंदर वो क्रश होने तक या ड्राई होने तक, या यूजुअली अबाउट 6 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश। मीजल्स के अंदर यहां से भी क्वेश्चन बना था, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ कैटारियल स्टेजेस थ्रू द 3rd डे ऑफ रैश। ओके, ऑनसेट ऑफ कैटारियल स्टेजेस से 3rd डे ऑफ रैश तक। कोलेरा और डिप्थीरिया में 3 days आफ्टर टेट्रासाइक्लिन स्टार्टेड। ओके,
3 days after tetracycline started until 48 hours of antibiotic। मतलब टेट्रासाइक्लिन यूजुअली हम बीडी देते हैं 2 टाइम्स अ डे देते हैं, तो जब तक 4 डोसेस नहीं होते हैं तब तक हम उस कोलेरा या डिप्थीरिया को आइसोलेट करेंगे। ओके, शिगेलोसिस साल्मोनेलोसिस जिसमें जीआई आइसोलेशन देते हैं अंटिल 3 कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव स्टूल कल्चर। ओके, नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस ए 3 वीक तक, इन्फ्लुएंजा में 3 दिन तक आफ्टर ऑनसेट, पोलियो का 2 वीक्स फॉर अडल्ट एंड 6 वीक फॉर पीडियाट्रिक। क्वेश्चन बना हुआ है कि पीडियाट्रिक पेशेंट को कितने दिन तक आइसोलेट करना है, पोलियो वाले तो 6 वीक तक। ओके, अडल्ट को ओनली 2 वीक्स तक। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, यहां से भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अंटिल 3 वीक्स ऑफ इफेक्टिव कीमोथेरेपी या फिर स्पुटम कल्चर और सेंसिटिविटी जो है उसके 2 सैंपल नेगेटिव आ गए। ओके, 2 सैंपल अगर नेगेटिव आ गए स्पुटम कल्चर के तब तक हमें ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को आइसोलेट रखना है। मम्स में until swelling subsides, pertussis में 4 week until paroxysmal ceases, and meningococcal meningitis या streptococcal pharyngitis until first 6 hour of effective antibiotic therapy। एंटीबायोटिक देने के बाद 6 घंटे तक आपको इस पेशेंट को आइसोलेट रखना है। क्लियर है सबको? क्लियर है? पैरोक्सिस्मल मतलब क्या है? पैरोक्सिस्मल सीजेस, पैरोक्सिस्मल मतलब a fit attack और ए सडन इंक्रीज ऑफ रिकरेंस ऑफ द सिम्टम्स, अचानक से सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरोक्सिस्मल सीजेस। क्लियर है सभी को यहां तक? ओके, तो कौन से डिसीज में कितना ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन हमें रखना है, क्लियर है? तो आज तक हमने देखा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है, 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट में हमने देख लिया स्किन टू स्किन, म्यूकोजा टू म्यूकोजा और म्यूकोजा टू स्किन। इनडायरेक्ट में जिनके लिए कुछ मोड चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए डिसीज, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, आपका वेक्टर हो गया, व्हीकल हो गया, तो दिस ऑल आर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमने 5F भी देखे हैं, फ्लूइड, फ्लाइज, फिंगर्स, फीसेस एंड योर फ्लूइड। ओके, सो दिस 5F हमने देख लिए थे। ओके, नेक्स्ट हमने आइसोलेशन देखा। आइसोलेशन किस में देंगे? तो आइसोलेशन जो डिसीज पर्सन हुआ है, जिसको डिसीज हुआ है उसको आइसोलेट करेंगे। ओके, टू द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ओके, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तक आइसोलेट करेंगे। नेक्स्ट हमने क्वारंटीन देखा। क्वारंटीन मतलब कि एक हेल्दी पर्सन को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसकी मूवमेंट। क्यों करना है? क्योंकि हमने उसका जो ट्रांसमिशन है उसको रोकना है। ओके, तो क्वारंटीन हम हेल्दी पर्सन में करते हैं, आइसोलेशन हम डिसीज पर्सन में करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, तो अगली क्लास में हम और टॉपिक नया देखेंगे। ओके, थैंक यू।